पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये नहले पे दहला है। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार है और केंद्र में जो एनडीए की सरकार है वो बिहार सरकार के कारण है। केंद्र की सरकार अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी की हालत देखते हुए देखिए, हम कितने दिन से चर्चा कर रहे हैं कि आरएसएस अपने हाथ में कमान ले लिया है। जम्मू जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसकी कमान आरएसएस के पास है, ना कि नरेंद्र मोदी के पास है। ये क्या साबित करता है? और आज आरएसएस ने 60 दिनों का वक्त भी दिया है कि 60 दिनों के अंदर आप सब ठीक कर लीजिए, वरना बीजेपी की हालत और कमजोर होती नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रणनीति बीजेपी के दिग्गज नेता इसको देखते हुए बना रहे हैं। अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी क्या कुछ एक्शन प्लान बना रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बाबा के साथ चर्चा करेंगे। देखिए, बाबा से जानिए क्या है 60 दिनों का एक्शन प्लान। शाह ने चली चाणक्य नीति तो नीतीश मारेंगे यू टर्न। आप सभी को पता होगा कि नीतीश को, सीएम नीतीश को अमित शाह से दूर रखा जाता है, तो अगर अमित शाह कोई चाणक्य नीति चलते हैं तो नीतीश भी यू टर्न मार सकते हैं। बाबा, क्या है 60 दिनों का प्लान? सबसे पहले तो आपने जो लास्ट बात कही कि शाह को बिहार के मामलों से दूर रखने की बात है, जो नीतीश कुमार का सबसे पहला डिमांड है कि बिहार के किसी भी मामले में, चाहे बिहार के संगठनिक मामले हो, सरकार का मामला हो या बिहार की नीतियों के मामले में हो, अमित शाह को बिहार की नीतियों के मामले में दूर रखा जाए। ये सबसे पहली डिमांड जो है वो नीतीश कुमार की है। अब इस डिमांड में जरा सा भी 19-20 होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इस बीच आपको पता है कि अमित शाह ने बिहार के मामले में दखल अंदाजी करने की कोशिश की थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पर मैं आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले कहां दखल अंदाजी की थी, क्या हुआ था वो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि आपने एक और बात कही कि केंद्र की सरकार जो है नीतीश कुमार के कंधे पर या नीतीश की बैसाखी पर टिका हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी पर टिका हुआ है। ये दिगर बात है कि नीतीश कुमार पाला बदल के दूसरे खेमे में जाकर के सरकार चला सकते हैं, वो उनके पास एक पॉइंट है। लेकिन इन सब के बाद अगर नीतीश कुमार दूसरे खेमे में चले जाते हैं तो केंद्र की सरकार से उनका नाता खत्म हो जाएगा। ये भी बात क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के बैसाखी पर टिका हुआ है। ये दिगर बात है चाहेंगे। अब ये दोनों चाहेंगे नहीं, इस बात को लेकर के तो आश्वस्त जरूर होंगे आप भी, हम भी, सब कोई, कि ना नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से हट जाए। कुछ दिन पहले हमने एक खबर किया था, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जो है उनको पीएम बनने के लिए ऑफर मिल रहा है। क्या वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे या पीएम और सीएम की लड़ाई है? दोनों ये अपने अपने स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीतीश को बिहार में सीएम की कुर्सी बिना किसी हिल हुज्जत के चाहिए और नरेंद्र मोदी को पीएम कुर्सी चाहिए। अब इसमें एक ही मैटर है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीतियां और जो योजनाएं बना रही है उससे नीतीश कुमार कितना इत्तेफाक रखते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनकी किसी भी तरह के काम में, किसी भी नियम में, किसी भी तरह के संगठनिक क्षमता में या सरकार में अमित शाह की दखलअंदाजी नहीं हो, उन्हें रोकना। इन सभी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं पिछले 10-15 दिनों में जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए के भीतर नहीं चल रहा है। मैंने आपको बताया था कि अमित शाह की एंट्री, तो अमित शाह की एंट्री कहा जा रहा है कि संजीव हंस पर जब ईडी का छापा पड़ा और उनके ऊपर गिरफ्त कसा जाने लगा, एक डायरी की बात की जा रही थी कि एक डायरी मिली है जिसमें कई नेताओं के और कई अधिकारियों के नाम दर्ज हैं जो किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है। तो उस डायरी का क्या हुआ? क्या वो डायरी वास्तव में थी या सिर्फ ये हवाई बातें थी? क्या संजीव हंस को जो बरी किया गया मामले से, उनको क्लीन चिट देकर के निकाला गया, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करके कहा गया कि ठीक है, केस नहीं दर्ज होगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें जब हो गई तो इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या नीतीश कुमार का दबाव था? क्या अमित शाह की एंट्री हो चुकी थी? इनके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि जितना ज्यादा नीतीश कुमार और चिराग पासवान नजदीक आ रहे हैं उतना ज्यादा केंद्र का स्क्रू टाइट हो रहा है। आपने देखा होगा कि इस तरह से अमित शाह का प्लान काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में भी कहा यह जा रहा है कि जो चिराग पासवान के 5 सांसद हैं उनमें से 3 जो हैं वो संपर्क में हैं किसी के। इस बात की तरफ मुलाकात हुई थी। ये सभी बातें
इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पशुपति कुमार पारस भी एक्शन में आ गए थे। बिल्कुल, अमित शाह से मुलाकात करते हैं। पशुपति कुमार पारस से पटना में उनको ये मिलता है कि जाइए आप जाकर के दिल्ली में मिलिए, दिलीप जायसवाल जाकर के उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो ये सारी बातें तो हो ही रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्तों को में सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी की बात करें तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ बातचीत करके मामले को सलटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और अब तक सलटाए हुए भी हैं। लेकिन इसी बीच में आपने देखा होगा कि कल 2 दिन पहले ही हमने खबर किया है जो इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मामला है, उसमें भारत की भूमिका है, उसको लेकर के एक बैठक हुई। उस बैठक में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार के सबसे करीबी केसी त्यागी का शामिल होना, 25 अगस्त को उनका इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ मीटिंग करना इस बात की तरफ इशारा करती है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, अग्निवीर की बात कर लीजिए जिस पर अलग स्टैंड रखती है जनता दल यूनाइटेड। यही ललन सिंह अग्निवीर को लेकर के केंद्र सरकार को कितना घेर रहे थे। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर के मामला पहले से फंसा हुआ है। आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार लगातार दबाव बना रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता होगा कि जातीय जनगणना को लेकर के क्या कुछ बातें हुई थी। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि या तो ये दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है या फिर दोनों एक दूसरे पर दबाव बना करके अपना अपना कुर्सी बचा के रखना चाहते हैं। इस पूरी कहानी में अमित शाह एक बड़े फैक्टर है और जैसा कि आपने बताया भी कि आरएसएस ने कमान अपने हाथ में ले लिया है। आरएसएस ने जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लिस्ट बदली गई वो आरएसएस नहीं, वो लिस्ट बदली। बिल्कुल देखिए यही तो बात मैं बता रहा हूं ना। मैं लगातार जब 4 जून को रिजल्ट आया और रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों से पिछड़ गई, तब से लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में सरकार का चाबी है। ये दोनों अगर अपनी अपनी चाबी लेकर के अलग हो जाते हैं तो वो ताला लॉक ही हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी की जो कुर्सी है वो खतरे में आ जाएगी। ये सारी बातें और सारी चीजों को लेकर के नीतीश कुमार के यू टर्न की बात जो कही जा रही है कि क्या नीतीश कुमार यू टर्न मारेंगे, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है और इस चर्चा का कारण जो है वो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या केंद्र सरकार रणनीति बना रही है उसका थोड़ा थोड़ा सा महसूस होने लगा है। नीतीश कुमार को बार बार ये कहा जा रहा है कि 2025 में वही एनडीए के नेता होंगे, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, उन्हीं को आगे किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसी बातें बीच में पैदा हुई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कई एंगल पर काम किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव में कुछ ऐसी रणनीति चली गई थी अमित शाह के द्वारा जिस रणनीति की भनक नीतीश कुमार को भी नहीं थी। कोशिश ये किया जा रहा था और कोशिश क्या ये कहा गया था, ये एक संविदा है जिसकी जैसे ही उस पर कुछ और अपडेट हमारे पास आता है, हमारे सूत्र बताते हैं तो हम उस पर एक अलग से खबर करेंगे कि 2024 में नीतीश कुमार यदि नहीं आए होते एनडीए में तो नीतीश कुमार को, जो हम बार बार बता रहे थे, हमारा सर्वे रिपोर्ट बता रहा था कि नीतीश कुमार को 10 से भी कम सीटें आएंगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 22 पर आकर के टिक जाएगी। तो अभी भी अगर इस बात को आप गंभीरता से समझे तो भारतीय जनता पार्टी 22 पर जब हम कह रहे थे टिक जाएगी तो अभी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उससे खराब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 12 सीटों पे जीत करके आई है। उसके सहयोगी दलों के पास बिहार में 18 सीटें हैं। ये सीधी सी बात तय करती है कि कुछ तो बात जरूर हुई होगी। नीतीश कुमार अगर नहीं आए होते तो 22 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आती। अब इन सारी परिस्थितियों को यदि गंभीरता से आप देखें तो इसके पीछे कोई रणनीति तो जरूर होगी। बिल्कुल उस चीज को, उस बात को रोक करके रखा गया था कि ये चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का है और जिन लोगों से ये संविदा की गई थी उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी और केंद्र की सत्ता से कुछ लेना देना नहीं था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार में अपने आप को स्थापित करना और बिहार में सरकार का हिस्सा बनना, बिहार के जो रणनीति है, सरकार है, बिहार में जो विकास के काम करने हैं उससे उनका मतलब था और उसी को लेकर के वो फोकस थे। इन सभी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है
उसमें 60 दिनों का एक तरफ जहां एजेंडा आरएसएस ने तय किया है, ये बातें अब पब्लिक डोमेन में आते ही और इसकी चर्चा खूब होने के बाद नीतीश कुमार ने 60 दिन का एजेंडा अपना भी तय कर लिया है। नीतीश कुमार यदि अमित शाह की एंट्री जिस तरह से पिछले दरवाजे से हो रही है बिहार में, दिलीप जायसवाल के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, जिस तरह से हो रही है, वो पूरी तरह से नीतीश कुमार वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जब मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से तो उनके भी सांसदों को लेकर के सवाल खड़े होने लगते हैं कि वो भी इधर उधर हो रहे हैं। जीतन राम मांझी आकर के नीतीश कुमार से मिलते हैं, उसके क्या मायने हैं। ये सभी परिस्थितियां और सब कुछ मिला जुला करके एक ही बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो अपनी कुर्सी और 2025 के चुनाव में फिर से उनको कुर्सी मिले, इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर अमित शाह ये मानते हैं या फिर बिहार में किसी भी तरह की उनकी दखलंदाजी होती है, तो नीतीश कुमार भी अपने 60 दिनों के प्लान पर काम करना शुरू कर चुके हैं। बाबा, अगर ये बोल सकते हैं कि आरएसएस के कहने पर अमित शाह अगर बिहार में एंट्री करते हैं तो नीतीश भी अपना प्लान रखे हुए हैं। देखिए, आरएसएस खुद एंट्री करेगा, आरएसएस किसी के माध्यम से नहीं करेगा। आरएसएस ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी टीम के लिए 60 दिन का एक्शन प्लान रेडी कर दिया है। और ये जो एक्शन प्लान है, इस एक्शन प्लान में आरएसएस जो है वो अपने हाथ में सब कुछ लेगा। आपको याद होगा कि बिहार में किस तरह से आरएसएस नागेंद्र जी को सामने रख करके और भी आरएसएस के कई जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनको आगे करके बिहार में सरकार को अपने हिसाब से चलाती थी, संगठन को देखती थी। अब वही आरएसएस पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में एक लंबे समय तक अगर कहा जाए तो 2019 के चुनाव के बाद आरएसएस एक तरह से समझिए कि उसकी चर्चा भी बंद हो गई थी। आरएसएस को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन शाखाएं और आरएसएस का जो काम है वो बदस्तूर जारी था। अब आरएसएस एक बार फिर से जिस तरह से 2014 नकार दिया था आरएसएस को, वही तो बता रहा हूं कि 2014 से पहले जिस तरह से आरएसएस का एक्शन प्लान चल रहा था, एक बार फिर से उसी तरह से आरएसएस जो है 60 दिनों के एक्शन प्लान में अपने हाथ में ले रही है। आरएसएस का मानना यह है कि अगर वो एक्शन प्लान में होगी तो वो चीजों को अपने हिसाब से समेट करके और आने वाले समय के लिए फिर से एक बार जो अन्य राज्यों में उसने किया है और उसी के बदौलत 13-14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बिहार पर भी फोकस कर सकती है। बिहार में भी आरएसएस के पास कई नेता हैं जो सामने से फ्रंट से लीड करने की क्षमता रखते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक, या हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के नीचे दब करके बिहार में इस तरह का कुछ काम नहीं कर रही हो। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जहां एक तरफ आरएसएस का 60 दिन का प्लान है, वहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी का भी 60 दिन का प्लान है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी 60 दिन का प्लान बना लिया है। यदि कोई एक्शन होता है भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के द्वारा बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो नीतीश कुमार भी अपने एक्शन प्लान को लेकर के पूरी तरह से तैयार है। यानी कि आप सीधी तौर पे ये बात कह सकती हैं कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर से ये पूरा खेल शुरू होगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 90 दिनों का समय है। निश्चित रूप से ये 90 दिनों का जो समय है, ये 90 दिनों का समय देश की राजनीति और बिहार की राजनीति के साथ साथ जिन 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर के काफी कठिन स्थिति में है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट क्या होता है, किस तरह का प्रदर्शन करती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके आधार पर ही टिका है कि क्या एक्शन रिएक्शन होगा देश की राजनीति में, देश की सत्ता और नरेंद्र मोदी की कुर्सी, साथ साथ नीतीश कुमार क्या एक्शन करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि इजराइल फिलिस्तीन को छोड़ दीजिए, उससे पहले हमने आपको एक खबर बताई थी, जिस खबर की लगभग पुष्टि हो चुकी है कि अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां अमेरिका में जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो दूसरी तरफ वो रसिया में भी जाकर के मिलते हैं स्पुतनिक से। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि जो बातें सामने आई थी वो कितनी सच है, कितनी झूठ है, ये इशारा कर रही हैं। अमेरिका को लेकर के जो रशियन मीडिया ने खबर चलाई थी, उस खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक से रसिया और अमेरिका के कार्यक्रम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या सच में ऐसा कुछ चल रहा है। खैर, इन सारी बातों पर हमारी नजर बनी हुई है, हम आगे भी इस पर अपडेट करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की कि अगर आरएसएस और
अमित शाह का जो प्राइमरी प्लान बिहार के लिए है, तो सीएम नीतीश ने भी अपना सेकेंडरी प्लान 60 दिनों का बनाकर रखा है। अगर अमित शाह ने अपना प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है तो सीएम नीतीश के पास भी एक सेकेंडरी प्लान है। क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, और 4 राज्यों में चुनाव होना है, वहां कुछ होता है और उससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ता है, ये आपको बताएंगे। फिलहाल नहले के पैदल में इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता